2 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले 2 शॉकिंग न्यूज सामने आ गई है। पहले एसबीआई की और दूसरी सीएए की। और आपको बड़ी खबर बता दें, चुनावी चंदे पर आज एसबीआई को पाई का हिसाब देना होगा। चुनाव आयोग को 15 मार्च तक वेबसाइट पर सारी डिटेल्स डालनी होंगी, सारी जानकारी डालनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ऐसा नहीं किया गया तो बैंक अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर कोर्ट की अवमानना करने का मामला चलाया जा सकता है। एसबीआई की न्यूज शॉकिंग इसलिए है क्योंकि सबको ये लग रहा है कि जो एसबीआई घोटाला कर रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। राहुल गांधी ने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्वीट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। नरेंद्र मोदी के संदेह के धंधे की पोल खुलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के जस्ट बाद ही बीजेपी ने भारत में सीएए लागू कर दिया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के साथ ही सीएए कानून देश भर में लागू हो गया है। बीजेपी के 2019 के घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का जिक्र था, जिसे उसने 2024 में पूरा किया है। सीएए में होगा क्या कि जो लोग 2015 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भागकर भारत में आए थे, उन लोगों को भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी, यानी उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को छोड़कर। बीजेपी ने मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए ये कानून क्यों नहीं बनाया, इसकी बात तो हम इस वीडियो में करेंगे ही। साथ में 3 ऐसे सवालों पर भी बात करेंगे जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। पहला, भारत में सीए लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इससे लोगों को फायदा होगा भी या नहीं। दूसरा, सीए लाना ही था तो इसको 2 साल पहले ले आते, इलेक्शन के टाइम पर इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। और तीसरा, क्या यह सब कुछ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 2016 में बीजेपी एक सिटीजनशिप लॉ लेकर आई। इसमें क्या था कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, खासकर जो गैर मुस्लिम लोग हैं और जो लोग वहां से भागकर भारत में आए, उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उस टाइम एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इस बिल से बहुत से लोग नाराज भी हो गए थे। इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरने लग गए और जगह जगहों पर दंगे शुरू हो गए। इसीलिए ये बिल लोकसभा से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में आकर रुक गया। उस टाइम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस टाइम लोगों को 2 बात का डर था। पहला ये कि लोगों ने कहा कि ये सब कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि ये लॉ गैर मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए ही था। लोगों को दूसरा डर ये था कि लोगों ने सोचा कि अगर ये लॉ आ गया तो यहाँ पर रोजगार की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद बीजेपी 2019 के इलेक्शन में फिर से इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करती है और कहती है कि इस बार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसके ठीक 60 साल बाद, या यूं कर लो कि अगले इलेक्शन से ठीक पहले, यह एक्ट लागू हो गया। 11 मार्च की शाम को अमित शाह कहते हैं कि सीए के आने से लोगों का भला होगा। कितना और कैसे भला होगा ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस एक्ट में लिखी हुई बातों को देख लेते हैं। अमित शाह ने कहा कि यह सीए सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए ही है, यानी इस एक्ट में सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को ऐड नहीं किया जाएगा। सीए का पहला रूल यही है। सीए का अगला रूल ये है कि उसी को सिर्फ भारत की सिटीजनशिप मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आया है, वो भी 2015 से पहले। सिटीजनशिप लेने वाले को यह कारण बताना होगा कि वो वहाँ से भागकर यहाँ पर क्यों आया है। बताया गया है कि ये सब कुछ ऑनलाइन होगा और इससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने सीए के बारे में सब कुछ जान लिया है। अभी हम अपने पहले सवाल पर आते हैं कि क्या इस लॉ से लोगों को फायदा होगा भी या नहीं। सही मायनों में देखें तो लोगों को फायदा तब होता है जब किसी को नुकसान नहीं हो रहा होता है। अब सीए को लेकर जो लोगों के बीच में गलत फहमियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी गलत फहमी तो ये है कि लोगों को लगता है कि सीए के आने से मुस्लिम धर्म के लोगों को नुकसान होगा। तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस एक्ट से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस एक्ट से सिर्फ सिटीजनशिप मिलेगी, किसी की जाएगी नहीं। वो भी उनको मिलेगी जो ना जाने कितने सालों से इधर उधर भटक रहे हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हर साल भारत में लाखों लोग भागकर आते हैं। इनकी यहाँ पर आने की वजह क्या है? वजह है इनको वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलती है, इनको टॉर्चर किया जाता है। एक बार आप ये वीडियो देखिए। हाल ये है कि दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लिया जाता है और उनकी शादी जबरन लड़कों से करा दी जाती है। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत है तो आप मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। मान लो आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ के लोग आपके ऊपर ऐसा व्यवहार करते हैं और आप एक दूसरे देश में जाते हो इस उम्मीद में कि वहाँ के लोग आपको अपने साथ रहने देंगे, लेकिन आप वहाँ पर जाते हो और लोग आपके बारे में ये बोलते हैं। कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन आपको बता दूं, ऐसी बातें सिर्फ ना समझ लोग ही करेंगे। समझदार आदमी कभी भी ऐसे काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा जो देश के लिए सही है, लोगों के लिए सही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें सीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है एनआरसी से, क्योंकि सरकार ने कहा था कि सीए के बाद एनआरसी भी लाएंगे। करना चाहता हूँ, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। किसी को चिंता करनी। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी और इसमें
मैंने फिर से शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। एनआरसी से होगा क्या कि जो लोग भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको भारत से निकाला जाएगा। एनआरसी को डिटेल में जानते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि एनआरसी के आने से देश को फायदा होगा या नुकसान। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एनआरसी सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों के ऊपर लागू होगा और इससे मुस्लिम धर्म के लोगों को ज्यादा नुकसान होगा, तो उनको मैं बता दूं ये नियम सब लोगों के लिए। भारत में अभी तक एक राज्य में एनआरसी लागू हुआ है और वो है आसाम। पहले आप ये आर्टिकल देखो, इसमें बताया गया है कि जिन लोगों को असम में एनआरसी के द्वारा निकाला गया था उनकी संख्या 1.9 मिलियन लोगों की थी और इनमें से 1.3 मिलियन लोग हिंदू धर्म के थे, यानी सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू धर्म के लोगों को हुआ था। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एनआरसी किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया है। एनआरसी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। एनआरसी का पहला फायदा ये है कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। आपको पता होगा कि आज के टाइम पर हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। इससे पॉपुलेशन कम ऐसे होगी कि जो लोग लीगली यहाँ पर रह रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम जरूर होगी। उन लोगों को वापस वहीं भेज दिया जाएगा जहाँ से वे आए हैं, जिसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सकती है। अगर हमारी पॉपुलेशन कम हो गई तो हमारी आधी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी। इसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी कि जो भुखमरी की प्रॉब्लम है, रोजगार की प्रॉब्लम है और जो दंगों की प्रॉब्लम है वो सब ज्यादा पॉपुलेशन के कारण ही है और एनआरसी के बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एनआरसी का दूसरा फायदा ये है कि इसके आने से भारत में सही तरीके से इलेक्शन वोटिंग होगी, क्योंकि एनआरसी के आने के बाद जो भारत में इलेक्शन वोटिंग होगी उन सभी इलेक्शंस में भारत के नागरिक वोटिंग कर पाएंगे। मेरी राय में ये सबसे बेस्ट तरीका है सही तरीके से वोटिंग कराने के लिए। लेकिन जितने इसके फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। एनआरसी का पहला नुकसान महिलाओं को होगा। असम में जो एनआरसी से लोग बाहर हुए थे उनमें 70% पॉपुलेशन महिलाओं की थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं के पास अक्सर पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं आदमियों के कंपेरिजन में। महिलाओं के बाद जो एनआरसी से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो होगा बुजुर्गों को, क्योंकि उनके पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं जो एनआरसी के लिए सही है। इसके साथ गरीब लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। ऐसा मत सोचना कि मैं रूल्स के खिलाफ हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एनआरसी से फायदा भी होगा और थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर भारत में ऐसे नियम लाने ही थे तो सब लोगों के लिए ले आते, सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों को ही क्यों छोड़ा? तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि कभी आपने ऐसा सुना है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम धर्म के लोग रह रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं सुना होगा। बस यही वजह है कि मुस्लिम धर्म के लोगों को सीए में ऐड नहीं किया गया है। पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान में 20% पॉपुलेशन हिंदू धर्म के लोगों की थी, आज वो 1% से भी कम हो गई है। पार्टीशन के टाइम पर बांग्लादेश में 30% पॉपुलेशन हिंदू धर्म के लोगों की थी, आज वो 7% से भी कम हो गई है। कहाँ गए ये लोग? जवाब मिल जाए तो कमेंट करके बता देना। अब हमारा सवाल ये है कि इसको इलेक्शन से ठीक पहले ही क्यों लाया? इसका पहला कारण ये है कि बीजेपी को इससे इलेक्शन में मदद मिल सकती है। दूसरा ये है कि इसके प्रोसेस में टाइम लगा है। और तीसरा ये है कि बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि हम सीए लेकर आएंगे। जो लोग हर बात पर तमाशा करना चाहते हैं उनके लिए कोई कैसा भी काम कर ले वे तो उंगली उठाएंगे ही, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो ऐसे रूल्स को सपोर्ट करेंगे जिससे देश को फायदा हो। इसको लाने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही है, क्योंकि जिस तरह की न्यूज सामने आ रही है और लोग दावा कर रहे हैं उस हिसाब से देखे तो लग तो ऐसा ही रहा है। सच क्या है ये तो 12 मार्च की शाम को पता चल जाएगा। अगर एसबीआई के घोटाले के पीछे बीजेपी का हाथ हुआ तो इसकी बात हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।